प्यारे बच्चों, हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया था। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसका आंसर आपका इस वर्ड में ही छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शुद्ध भाषा में अगर इसको कहें तो ये होता है टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। देखिए, हर एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस वजह से हर एटम में एक इनहेरेंट टेंडेंसी पाई जाती है कि वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होना चाहता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लगभग यही चीज़ हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ी थी, बट उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जाते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हमारी टेंडेंसी टू बी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। दूसरा जो इसमें खास बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि दिस इज ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एटम के संपर्क में आता है तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट गेन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बारे में बात नहीं करता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात है, और वो भी सिर्फ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की बात है। सिर्फ खींचना है, गेन नहीं होना है, सिर्फ खींचना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक। और पूरे ब्रह्मांड से नहीं, सिर्फ उस बॉन्ड के। सपोज ये एक बॉन्ड है कोई ए सिंगल बॉन्ड बी, ये जब बॉन्ड बना होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का आया होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका बी से आया होगा। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि ए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ए की तरफ खिसक जाएंगे। यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि ये कोई एटम ए है और यहाँ बहुत दूर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो घूमते टहलते ए के पास आया, फिर ए ने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया है, और इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना डिटेल में नहीं जाता है, उसका सीधा सा मतलब केवल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एटम अपनी तरफ खींचने की क्या ताकत रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो ताकत रखता है, बस उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा इसमें बना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इट इज़ ए प्रॉपर्टी to attract, it is a property to attract shared pair of electron. It is a property to attract shared pair of electron. अब जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ अट्रैक्ट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ओनली, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? केवल और केवल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। तो हम अगला पॉइंट यहीं से बना सकते हैं कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल। और जब बॉन्डेड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आइसोलेटेड एटम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगला पॉइंट हमारा बन गया, इट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, एग्री कर रहे हैं ना? क्योंकि देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब आपका किसका प्रॉपर्टी था? आइसोलेटेड गैसियस एटम का। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है? बॉन्डेड मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है ये? कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, जो ताकत है, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आइए अब इसी में डिफरेंस को डिस्कस कर लें थोड़ा सा, कि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में क्या होता है। तो देखिए इस तरफ टेबल बना लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, और इस तरफ बना लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। तो किसके लिए है ये? फॉर आइसोलेटेड एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका किसका प्रॉपर्टी है? दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ, फॉर किसके लिए है ये? फॉर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एक्सेप्टेंस की बात होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस बारे में बात करता है? कि इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं घूम रहा है पूरे ब्रह्मांड में, और फिर एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। वहीं जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज अबाउट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक अपनी डेफिनेट वैल्यू होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू विथ यूनिट। वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसका रिलेटिव वैल्यू होता है। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी है। बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, तो इसमें रिलेटिव होगा कि ए की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बी से ज़्यादा है। तो ये रिलेटिव वैल्यू होता है। तो इट हैज़ रिलेटिव वैल्यू without
unit. It has relative value without unit. तो it has relative value without unit. तो ये मेजर 3 डिफरेंस हैं. अब इसी को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं. तो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं. पहला एग्जाम्पल देखिए, फ्लोरीन के बारे में आप जानते हैं और क्लोरीन के बारे में भी आप जानते हैं. दोनों हैलोजेंस हैं, ग्रुप 17 में हैं. अब आप अपने पास जो पीरियोडिक टेबल खोल के बैठे होंगे, देखिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो अपने सामने पीरियोडिक टेबल को खोल के ज़रूर रखें. अच्छा तो ये रहेगा कि जो बड़ी सी कैलेंडर के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल आती है आप उसको रखें. लेकिन इन केस वो नहीं है तो आपकी जो केमिस्ट्री की जो भी बुक आपने ली है उसमें शुरुआत में या बीच में या आखिर में कहीं पीरियोडिक टेबल बनी होगी, उसको ओपन करके रखें तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है. अब फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ग्रुप 17 में हैं और दोनों ही हैलोजन हैं. तो फ्लोरीन के बारे में एक्सपेरिमेंटली लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए गए और यह इस्टेब्लिश किया गया कि फ्लोरीन जो है गुड एट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन इज गुड एट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो बहुत ताकत से करता है अपनी तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? ड्यू टू स्मॉल साइज. क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है वो बहुत कम है. फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत कम है. तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया इसने और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन का पूरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा. तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है फ्लोरीन बहुत अच्छे से, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन. ठीक. वहीं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. वो फ्लोरीन नहीं कर पाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. बात समझ में आई? तो अब चलिए डिस्कस करते हैं फैक्टर्स कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फैक्टर्स किन किन चीज़ों पर ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा. देखिए सबसे पहला फैक्टर नंबर 1 आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज. न्यूक्लियस का चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की ताकत उतनी ही ज़्यादा होगी. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज Z और Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक. सेकेंड पॉइंट, साइज पर कैसे डिपेंड करेगा ये. देखिए साइज अगर बढ़ेगा
साइज यानी कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अगर किसी एटम का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो अट्रैक्शन की टेंडेंसी कम होगी, यानी हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर है? अब तीसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, परसेंटेज कैरेक्टर। क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल आएगा। अभी आप अगर पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन को कवर नहीं किया है। ये हाइब्रिडाइजेशन आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के जस्ट बाद मैं लूँगा। तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए, जो s ऑर्बिटल होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? इसी चैप्टर में मैंने एक वीडियो डाल रखी है पेनिट्रेशन इफेक्ट की, उसको देखिए। अभी के लिए आप इतना समझिए कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत s ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा होगी। यानी s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट s कैरेक्टर। ठीक। अब जो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस हैं उनमें परसेंटेज कैरेक्टर आप समझ लीजिए। यहीं पर 3 तरह के मेन हाइब्रिडाइजेशन आप शुरुआत में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, sp, sp2 और sp3। और इसमें देखिए, एक s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये 2 p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये 3 p ऑर्बिटल। तो परसेंटेज इनमें कितना होगा देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ 2 हैं, 2 में 1 है s, यानी ये 50% यहाँ पर टोटल 3 हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 3 में से 1 s है, यानी 33% s। और sp3 में आइए तो टोटल ये 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 3 p के और 1 s का। तो 4 में से 1 है s, यानी 25%। अब इसमें देखिए, परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है? परसेंटेज कैरेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा sp में है, यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया अब आपको हो गया होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होगा। तो अब हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड देखिए, पहला हम डिस्कस करते हैं पीरियड में। देखिए, पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट, अब इसी टाइम पर आप अपनी पीरियोडिक टेबल को देखिए और कोई एक पीरियड आप पकड़िए, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज़ आपका कम होगा, और जब साइज़ कम होगा तो ये देखिए, यहाँ इस फैक्टर के हिसाब से साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी किसी पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। अब दूसरा इसको डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप में।
ग्रुप में क्या होगा, जब आप ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो साइज़ आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जब साइज़ आपका बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी किसी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होगा। अब यहीं पर कैमर्जिन स्पेशल आप याद करिए एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है कि फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट का यूज़ आप बहुत करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ते हैं तो वहाँ रिएक्शन मैकेनिज़्म में आपको बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, इनकोवेलेंट्स बॉन्ड को। जैसे ये सपोज ए सिंगल बॉन्ड बी, इस तरह के बॉन्ड्स को बार बार आपको तोड़ना पड़ेगा। कभी ए नाइट्रोजन होगा, कभी बी हाइड्रोजन होगा, कभी ये ऑक्सीजन होगा, कभी ये कार्बन होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है। तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने का जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकल के आता है। तो आपको एक छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो कुछ खास एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। तो उस ऑर्डर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर आपको याद होने चाहिए, जो आप अपनी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप लोग समझ कर लीजिए। देखिए, फ़ोन, फ़ोन सुना है ना, सभी बच्चों के पास होता है आजकल। तो FON फ़ोन, और फिर ये कली, फ़ोन कली, और फिर ये बर, फ़ोन कली बर। उसके बाद ISCPH, ये आपका पूरा क्या बना, फिर से एक बार समझ लीजिए। फ़ोन कली बर ISCPH, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इतने एलिमेंट्स का ये ऑर्डर अगर आपको याद है तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कभी नहीं फंसेंगे। इस ऑर्डर के हिसाब से फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इस हाइड्रोजन का लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक। अब कई बार होता है आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ भी मालूम होनी चाहिए। यानी ये ट्रेंड आपको ये पता है, ये ऑर्डर, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं फंसेंगे, कभी नहीं फंसेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कई बार इनऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहीं पे, उसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, आप ऐसे मेरे साथ बनाइए एक टेबल। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कौन आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आप यहाँ लिखिए CNO। वही सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जिनका हमने ऑर्डर बनाया, क्योंकि उतने से आपका काम चल जाएगा। O और उसके बाद F। अब फ्लोरीन के नीचे कौन कौन एलिमेंट हैं ग्रुप 17 में, ज़रा देखो पीरियोडिक टेबल में अपनी। वो होंगे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ठीक। अब ग्रुप 16 को देखो तो ऑक्सीजन के नीचे कौन है, सल्फर। नाइट्रोजन के नीचे कौन है, फास्फोरस। ठीक। तो अब देखिए शुरू करते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये है 4। अब 4 से ज़रा इस तरफ
जाएंगे और आधा आधा घटाते जाएंगे 0.5। तो ऑक्सीजन का आ गया 3.5, नाइट्रोजन का आ गया 3.0, कार्बन का आ गया हमारा 2.5 और हाइड्रोजन का आ गया हमारा 2। लेकिन ये 2 नहीं होता है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 2.1। ठीक, बात समझ में आई। इसी तरह से अब आगे आते हैं। फ्लोरीन से भी नीचे जाएंगे तो आधा आधा घटाएंगे, आधा आधा नहीं पूरा एक घटाना पड़ेगा। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। ठीक, अब इतने के बाद आप याद करिए ISC। ISC मतलब इश्क। ओहो, ISC मतलब इश्क। इश्क का मतलब है कि आयोडीन, सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है। आयोडीन, सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है। तो आप देख लीजिए ये कार्बन और आयोडीन की बराबर है। सल्फर को भी आप लिख सकते हैं 2.5। ठीक, अब इधर आइए, नाइट्रोजन से फास्फोरस केवल आधा कम कर दीजिए 2.5। ये देखिए, ये इतने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आपको मालूम है तो फिर आप कभी भी कहीं भी फंसेंगे नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। तो नोट कर लीजिए इस टेबल को, ये टेबल बहुत काम की है, आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? एप्लीकेशंस। कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका आइडिया जब आप इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज़ करके हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में उसके अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है वो निकाल सकते हैं। सपोज ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, A सिंगल बॉन्ड B। ठीक तो आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड मान रहे हैं, लेकिन सत्यता ये है, रियलिटी ये है कि नेचर में कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही 100% आयनिक होता है। जिस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है हम उसको प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बोलते हैं। जिस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है यानी 50% से ज़्यादा, उसको हम प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम इसकी मदद से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मदद से आयनिक कैरेक्टर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में या किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना होगा वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? उसके लिए एक फार्मूला है, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा EN, डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN और इसका स्क्वायर। ठीक, क्या फार्मूला है हमारा? 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर। अब ये डेल्टा EN क्या है? डेल्टा EN है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन A एंड B। ठीक,
तो इस फार्मूले में हम सपोज इसका ए का अपना कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, बी का अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, उस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस को हम निकाल लेंगे और इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे। तो हमको इस मॉलिक्यूल में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है वो पता लग जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से दूसरा एप्लीकेशन इसका, हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं इससे। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कि बॉन्ड कितना मजबूत है इसका आइडिया भी हमको आपके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से लगता है। इसके लिए देखिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के। ये कोई रूल नहीं है, ये जनरलाइजेशन है, इसके अपने एक्सेप्शन हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे आया हुआ क्वेश्चन है एक बार ये कॉम्पिटिशन्स में कि आपके पास ये HF एक बॉन्ड है, फिर HCl है, फिर आपके पास HBr है, फिर आपके पास ये HI है। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर ये सारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ को लर्न करने का टेक्निक सीख लिया है। तो अब सबके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़रा निकाल सकते हैं हम यहाँ। तो देखिए हाइड्रोजन का 2.1 है, फ्लोरीन का 4 है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर यहाँ 2.1, ये भी 2.1, ये भी 2.1। क्लोरीन का 3 है, ब्रोमीन का 2.8 है और आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है। ठीक, तो अब ज़रा इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हम सबका निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस HF के केस में हमारा हो जाएगा 1.9, इस केस में हमारा हो जाएगा 0.9 और इस केस में हमारा हो जाएगा 0.7 और इस केस में हमारा हो जाएगा 0.4। तो इस रूल के हिसाब से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हमारा सबसे ज़्यादा HF का होगा, यानी HF ग्रेटर दैन HCl ग्रेटर दैन HBr ग्रेटर दैन HI। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए जब ये वाला बॉन्ड मजबूत है तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो जब ये बॉन्ड बहुत मजबूत है, इसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आपने एस्टेब्लिश कर लिया है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, और जब ये टूटेगा नहीं तो H पॉजिटिव रिलीज़ होगा नहीं, और जब H पॉजिटिव रिलीज़ होगा नहीं तो एसिड बुरा होगा ये, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो यहीं पर हम कह सकते हैं ऊपर से कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा कि HF लेस दैन HCl लेस दैन HBr लेस दैन HI। बात समझ में आई? तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर इसी एसिडिक या बेस, जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का निकाला है वैसे ही हम बेस का स्ट्रेंथ या किसी भी बॉन्ड के नेचर को हम बता सकते हैं कि वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो चौथा एप्लीकेशन हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड। देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड में हमको ये बताना होगा, पहले समझना होगा कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं।
ये एक मॉलिक्यूल समझने की कोशिश कीजिए, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। इसमें देखिए जो ये एटम है और जो ये एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। इसका मतलब डेल्टा ई एन बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डेल्टा ई एन ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि इस बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ना तो ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ जरा सा अट्रैक्ट कर पाएगा और ना ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी दोनों बिल्कुल बीच में रहेंगे। यानी किसी भी तरह का कोई चार्ज ना इस पर आएगा ना इस पर आएगा। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। वहीं इस दूसरे इस बॉन्ड को देखिए, H सिंगल बॉन्ड F या H सिंगल बॉन्ड Cl ले लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका 2.1 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। यानी क्लोरीन के पास इस बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत क्लोरीन के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये दो बॉन्ड्स को ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, उसकी वजह से इस क्लोरीन पर एक हल्का सा डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब जब क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो देखिए हाइड्रोजन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज क्लोरीन पर है यहाँ। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस से आप इक्वल और अपोजिट चार्जेस को अलग कर दीजिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल। और चूंकि यहाँ पर डेल्टा ई एन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, 0.9 थी, इस वजह से इस मॉलिक्यूल में डाइपोल का जनरेशन हो गया है। इसीलिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसका क्या एप्लीकेशन है, तो आप लोग मेरे ख्याल से पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आप डिस्टिंग्विश आराम से कर पाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये एक बॉन्ड है, सपोज N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक। इसमें देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका कितना है, 3। ऑक्सीजन का कितना है, 3.5। और आपका हाइड्रोजन का कितना है, 2.1। तो NO बॉन्ड का डेल्टा ई एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.5। और 3O और H यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का डेल्टा ई एन कितना है हमारा, ये हो जाएगा 1.4। यानी OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, NO बॉन्ड उतना पोलर नहीं है। तो जो ज़्यादा पोलर है ज़रा उस पर ध्यान देते हैं। ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, इसका मतलब इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा ज़्यादा, और जब अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो थोड़ी देर में ये बॉन्ड पूरी तरह से ऐसे टूट जाएगा। किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और ये जो H है ये H पॉजिटिव के फॉर्म में अलग हो जाएगा। यानी ये पूरा मॉलिक्यूल एसिडिक कैरेक्टर को शो करने लगेगा। ठीक। तो यहाँ से हमने निकाल लिया एक इन्फ्रेंस कि NOH बॉन्ड या NOH मॉलिक्यूल इज एसिडिक। ठीक। तो पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक कैरेक्टर, देखिए सारी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन हो रही हैं। और इसी में डिस्कशन करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल होता है। 5वां पॉइंट, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में कैसे होता है, नॉमेनक्लेचर में देखिए जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हमारे, सपोज हमारे पास HCl है। क्या है, HCl। तो इसमें रूल ये है
कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो बाद में लिखा जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो बाद में लिखा जाएगा, और उसमें सफिक्स यूज़ करेंगे आइड। क्या यूज़ करेंगे? आइड। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, जैसे ये है PCl3, इसमें देखिए ध्यान से, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और फास्फोरस का 2.5 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक, इसी तरह से सपोज हमारे पास ये BrCl है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.8, और क्लोरीन का कितना है? 3, तो क्लोरीन बाद में लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो क्लोराइड। क्लोरीन को बाद में लिखा और सफिक्स आइड लगाया। अब सपोज हमारे पास अगर IBr आ जाए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आयोडो ब्रोमाइड। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ख़तरनाक तरीके से यूज़ होगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसको अपने लिए यूज़फुल मानते हैं, तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।